गुलाम सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, रियल एस्टेट के नजरिए से वेल्थ रिपोर्ट में क्या गौर करने वाली बात है? यूएचएनआईज का रियल एस्टेट को लेकर कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? आपने यूएचएनआईज के बारे में जो हमारे रिपोर्ट में काफी डिटेल में कैप्चर किया, उसको आपने पहले ही अपने सबमिशन में बयान किया है। तो मेरा फोकस स्ट्रेट अवे रियल एस्टेट की तरफ मैं ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहता हूं कि जहां तक ये यूएचएनआईज का सवाल है, इनमें तकरीबन ये यूं कहा जा सकता है कि तकरीबन हर शख्स के पास कम से कम 2 से 2.5 मकान है। मतलब ये कि सेकेंड होम और थर्ड होम का चलन जाहिर सी बात है इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया है। उनमें से कई यूएचएनआईज अपने सेकेंड होम को शायद किराए पर भी, रेंट पर भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगले 12 साल के दरमियान इनमें से तकरीबन 12 से 15% लोग लग्जरी मकान खरीदने का मन बनाए बैठे हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी दौलत से, अपनी वेल्थ से, अपनी पूंजी से तकरीबन 30% से ऊपर, 30 से 32% हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए अलग कर रखा है। तो ये ओवरऑल अगर केवल रियल एस्टेट की बात की जाए और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर ध्यान दिया जाए, तो यूं समझ लें कि अगले 12 महीने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि स्पेशली लग्जरी रियल एस्टेट जो ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से बहुत बेहतरीन रफ्तार बनाए हुए है, उस रफ्तार में और ज्यादा ईंधन का काम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के अगले 12 महीने करने वाले हैं। गुलाम सर, आपका एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक 32% भारतीय यूएचएनआईज ने हाउसिंग एसेट क्लास के लिए फंड एलोकेट किया हुआ है। ये कहां निवेश होगा? सामान्य हाउसिंग में, प्रोजेक्ट्स में, फ्रैक्शनल ओनरशिप में, रीट्स में, या फिर किसी और वर्टिकल में? जहां तक इस 32% जो इनकी वेल्थ के चैनलाइज होने का सवाल है, जो रियल एस्टेट की तरफ आ रहा है, इसमें पहली चीज तो बता दूं कि जो बाकी दौलत जो इन्वेस्ट जहां की जाएगी वहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल रियल एस्टेट से ताल्लुक रखता हुआ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ये रियल एस्टेट में अपने पैसे जोड़ना चाह रहे हैं। और इस कारण से जो सारे स्टॉक रिलेटेड या स्टॉक मार्केट जो है वो अलग है, उस पर हम ध्यान नहीं देके सिर्फ इस पर अगर ध्यान दें, तो इसमें एक चीज और जो सामने उभर कर आई है कि इनके मोटिवेशन या खरीदने का कारण क्या है। ये रियलिटी जो कुछ भी ये खरीदेंगे, जो मकान या जो कुछ भी अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी पूंजी, अपना निवेश रियल एस्टेट सेक्टर में लगाएंगे, तो उसके पीछे क्या कारणवश। तो इसमें 3 चीजें जो उभर के बहुत क्लियरली सामने आई हैं। पहली चीज है इन्वेस्टमेंट, जो शायद पिछले 1.5-2 साल पहले तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम लोग आया करते थे। यही था कि चूंकि रेट ऑफ ग्रोथ, जो हर साल सालाना दर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट प्राइसेस, वो इतना ज्यादा नहीं था कि लोगों को रियल एस्टेट की तरफ आकर्षित कर सकता था। वो बदला है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टमेंट के तरीके पर रियल एस्टेट, मतलब आपने जो मकान खरीद लिया, आप अगले चंद वर्षों में उस मकान का ही प्राइस आप बढ़ता हुआ पाओगे। पहली चीज वो है। और दूसरी चीज इनके पीछे एजुकेशन है कि ये बहुत सारे मकान यूं खरीदे जाएंगे कि उनके बच्चे, मान लें अगर कोई लंदन में बच्चों को भेज रहा है या यूएई में या सिंगापुर वगैरह में, वहां पर ही मकान खरीदे जाएंगे ताकि बच्चों को एजुकेशन के लिए सुविधा हो। वहां जब वो पढ़ रहे हैं तो उस दौरान वो वहां पर अकोमोडेशन, वहां पर रुकने के लिए वो मकान खरीदे जाएंगे। और तीसरा कारण जो उभर के आया है वो है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल मतलब आप जो मकान खरीदोगे, आप चाहोगे कि सोसाइटी में ये मकान आपको एक मकाम दिलाए, लोग ये देख के कहें कि ये फला मकान दीपक जी का है, और उस चीज पे एक लाइफस्टाइल एक क्रिएट किया जाए। तो आज जो लाइफस्टाइल के लेके डेवलपर्स ब्रांडेड रेसिडेंसेस और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो इस चीज से डायरेक्टली संबंधित है कि आप जब मकान खरीद रहे हो तो उसे एक हद तक इन्वेस्टमेंट ऑफ पैशन कैटेगरी में आ जा रहा है, जहां पर आपका मकान आपके जज्बात को सपोर्ट करने के लिए खरीदा जा रहा है, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो अगर आप ध्यान दें, ये चीजें जो 3 उभर कर आई हैं हमारे सर्वे के थ्रू, वो ये है कि या तो आप, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो पैशन वाला मामला है, जो ये एक सोसाइटी में दिखाने का मामला है कि हाँ, हम आज 5 साहब के प्रोजेक्ट में हमने मकान खरीदा है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो बहुत क्लियरली उभर कर सामने आई।
गुलाम सर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपके पीरी सर्वे के मुताबिक मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु का जिक्र है, सबसे महंगी प्रॉपर्टी देश में इन्हीं शहरों में। बाकी शहरों का क्या हाल है? दीपक, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बाकी के दो शहर हैं मुंबई को छोड़ के, ये भी इस लिस्ट में नए आए हुए हैं। अगर आज से कुछ वक्त पहले अगर आप जाते तो आपको शायद मुंबई के अलावा कॉस्टली या कीमती प्रॉपर्टीज इस मुल्क में और कहीं नहीं थी। पिछले चंद महीनों में आपने ये सुनना शुरू किया होगा कि दिल्ली में भी 90 करोड़ 100 करोड़ के अपार्टमेंट आज मिलने लगे हैं, जबकि मुंबई में आज 100 करोड़ के अपार्टमेंट बहुत कॉमन है। तो ये जो चीज है वो काबिल गौर जरूर है कि इस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि केवल प्राइस के ऊपर होने से लग्जरी प्रोडक्ट्स का ताल्लुक नहीं है। आप कई सारे ममालिक, क्योंकि आपका सवाल ये है कि भारत के दूसरे शहरों में क्या हालचाल है, भाई वहां पर भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन जब आप उसको मनीला से कंपेयर करने चलोगे तो जाहिर सी बात है आप इन्हें बहुत ही उस लिस्ट में कहीं नहीं पाओगे। और एज आई सेड, इवन दिल्ली आज उस पादान पर चढ़ रहा है जहां पर मुंबई शायद आज से 20 साल पहले हुआ करता था। तो ये है कि रफ्तार है, चूंकि ओवरऑल, और ये चीज ओवरऑल ये ताल्लुक मैक्रो पर्सपेक्टिव भी देखना जरूरी है कि भारत में जो पिछले 2-3 साल में इकोनॉमी ग्रोथ हुई है, आज भी हमने जो रिसेंटली जीडीपी ग्रोथ का क्वार्टरली नंबर देखा, 8% के ऊपर जो जीडीपी ग्रोथ है, जो दुनिया में शायद सभी को अचंभे में डाली हुई है कि ये जो रफ्तार है ना, इस रफ्तार का सीधा साधा ताल्लुक है वेल्थ क्रिएशन पर। और वेल्दी जो जितने भी आप अरबपति खरबपति जो कह लें, उनके भी नंबर में बढ़ोतरी इसीलिए तो हो रही है कि ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है, और उसका सीधा साधा असर रियल एस्टेट पे आ रहा है कि अगर कोई शख्स जो इस लिस्ट में दाखिल हुआ है वो हैदराबाद में रहता है और वो चाहता है कि हैदराबाद में 70, 80, 90 करोड़ 100 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदे, तो जाहिर सी बात है वो भी मार्केट अगले चंद सालों में आप हैदराबाद, चेन्नई, पुणे जैसी मार्केट्स को भी इस लिस्ट में शामिल हुआ देख सकते हो। क्योंकि जो रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, उस रफ्तार में वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, दौलत बन रही है, लोग दौलतमंद हो रहे हैं, और उसके चलते कीमती रियल एस्टेट का भी चलन बढ़ता चला जा रहा है। गुलाम सर, एक और बात ये कि जो आपने यूएचएनआईज का डेटा आपने दिया है, जो 13,000 के आसपास है अभी 2023 में, जिसके अगले 5 साल में 20,000 तक पहुंचने के आसार हैं, इनमें रीजन वाइज सबसे अधिक अमीर कहां पर है? देखिए, ये तो बहुत सिंपल, आप अगर इंडिया भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुंबई हमेशा से टॉप पर रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैपिटल माना गया है मुल्क का। और उसके बाद फिर दिल्ली भी तकरीबन नेक टू नेक है, लेकिन पिछले 4 या 5 सालों के दरमियान साउथ में, जो कि आईटी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ के कारण कई सारे यूएचएनआई उस रीजन से भी आए हैं। अदरवाइज वेस्ट एंड नॉर्थ, मेरा ख्याल है पिछले हम 12-15 साल से हम वेल्थ रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें ये पिछले 5-6 सालों में साउथ के जो एडिशंस हैं वो काफी ज्यादा हैं। लेकिन फिर पिछले साल 2 साल में अगेन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ठंड होने के कारण दूसरी तरफ, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा कि पिछले चंद सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। तो इन सारे रीजन्स में जहां जहां पर भी इस तरह के काम हुए, वहां पर नंबर काफी बड़े हैं।